चलो बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं जनवरी 2023 जो अभी रिसेंटली पेपर हो रहा है, और इसमें जेई मेन का जो पेपर हुआ है 24 दिसंबर को शिफ्ट 1 में। ठीक है, डेली हम एक एक पेपर डिस्कस इसमें करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स पोर्शन को। फिजिक्स पोर्शन में जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, यानी बच्चे ने अगर ईजी टू मॉडरेट लेवल में पढ़ा है तो वो इस पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन किस चैप्टर से था, क्या हम उस क्वेश्चन को इजीली 1 मिनट सॉल्वर में था या नहीं था, उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार पेपर में टाइम लेते हैं, कुछ चंद मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट हमारा है टोटल 3 आवर्स ड्यूरेशन का, 300 मार्क्स का पेपर होता है बेटा जेईई मेन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी दी है पार्टिकल की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी हमें मेंशन की गई है, कितनी है, ये है 1000 जूल। मास दिया है पार्टिकल का 2 kg, हमें उसका मोमेंटम निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन बड़ा है और उसने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को सिलेबस वाइज भी पढ़ा है तो वो इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता था, इस क्वेश्चन को कर सकता था। वो मोमेंटम हमारा कनेक्टेड होता है 2mk, यानी मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सारी वैल्यू हम पुट कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू में ये वैल्यू हमें मिली है 1000। तो सोल्व करके हमारा कितना आता है, ये आता है टोटल 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इजीली हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इजी 1 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है प्रोजेक्टाइल से। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D में ये क्वेश्चन आता है। क्या कहा गया है बेटा कि एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट किया गया और रीच करता है एक हाइट को जो कितनी है 136। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज ऑफ द पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। तो इसने कहा कि आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2g के। सारी वैल्यू हमें पता है, हमें 136 हॉरिजॉन्टल रेंज है, हमें मैक्सिमम रेंज पूछी गई है। तो यहाँ मैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g में रख दूंगा, और इससे रेंज मैक्सिमम जो है वो ट्वाइस होती है, क्योंकि रेंज मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है बेटा यू स्क्वायर बाई जी, और इस फार्मूले में 2 डिवाइड में है। ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बेटा 272। इजी 1 मिनटर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें लॉज ऑफ मोशन से ही क्वेश्चन दिया, ऑसिलेशन वेव से भी क्वेश्चन है, वहां से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या बोला, एक सिस्टम है जो SHM परफॉर्म कर रहा है। SHM का एक क्वेश्चन है, ऑसिलेशन वेव में हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम पीरियड दिया है किसके बराबर, π/√x के। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ मेरे पास 2 स्प्रिंग कनेक्टेड हैं। 2 स्प्रिंग अगर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं तो इनका नेट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगा, और टाइम पीरियड बराबर होता है बेटा 2π√m बाई इक्विवेलेंट के जो होगा उसके बराबर। तो इक्विवेलेंट के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस सारे को हम किसके बराबर रख दें, उसके बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, x की 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 5 है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 से लेके और 10 के बीच में एक नंबर लिखना होगा। तो इसका आंसर कितना है बेटा, 5 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद फिर से हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन दिया। इसमें कहा गया है टेंशन बताओ स्ट्रिंग के अंदर कितनी होगी अगर वो स्मिथ हॉरिजॉन्टल रिंग से है, और जो इसकी स्ट्रिंग है यानी जो ये रस्सी लगी है वो क्या है, मासलेस है। तो मासलेस स्ट्रिंग में हम काम करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा मूवमेंट एक्सेलरेशन की उसी तरफ होगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा mg sin 30 है इसका एंगल, माइनस में इसका m1 इंटू जी इंटू में इसका जो एंगल है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेटा टोटल सिस्टम का मास। टोटल सिस्टम का मास है 5 kg। ठीक है, तो सारे में वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4√3+1 इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 1 मिनटर की बजाय 1.5 में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम हमने ऊपर सेव किया वो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा रोटेशन मोशन से। क्या डिस्कस किया गया बेटा क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ जायरेशन एक सॉलिड स्फीयर का जो है वो इस पॉइंट पे है, तो हमें इसके लिए x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देखो,
यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अराउंड घूम सकता है, वो इस कॉमन एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। तो मेरे पास जो एक्सिस है वो कैसी है, वो एक्सिस आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर पोजीशन में है। तो इसमें अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अराउंड, इस आर्म पी क्यू के अराउंड, ठीक है। तो पी क्यू के अराउंड जो आएगा वो क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का। तो स्फीयर का मुझे पता है, होलो स्फीयर का होता है 2/5 mr² प्लस जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, तो ये टोटल आ गया 22/5 mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर आपको फार्मूला पता है स्फीयर का तो इस क्वेश्चन को इजीली आप कर पाओगे। तो इसको हम बराबर रख देते हैं किसके, अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला होता है मास इंटू के का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो के हमारा उस फैक्टर के बराबर हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये फैक्टर आएगा बेटा हमारा इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक वेव से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया कि हमें दिया है एक वेव जिसको दिया है y, तो y जो बराबर होता है वो बराबर होता है एम्पलीट्यूड साइन kx और माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। k होता है क्या, k होता है 2π/λ और ओमेगा जो होता है वो होता है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है, जो कोफिशिएंट है t का और जो कोफिशिएंट x का, दोनों का आपस में डिवाइड कर दें तो 4/2 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 2 मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ कोफिशिएंट की कहानी है, इजीली हाफ मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूल नेचर से। ड्यूल नेचर से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, सब्जेक्ट वाइज अगर जो बच्चा एटम चैप्टर को पढ़ता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा। क्या कहा बेटा कि फर्स्ट लाइन है किस सीरीज की, पास्कल सीरीज की। तो पास्कल सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गिरता है तो वो थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा, ठीक है। फर्स्ट सीरीज है, इसका मतलब वो फोर्थ से थर्ड में ट्रांजिशन करता है। हमें किसकी वेवलेंथ निकालनी है, सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन का मतलब वो फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट वेवलेंथ होगी 3² - 4² और सेकंड वेवलेंथ जो होगी वो 3² - 5²। दोनों वेवलेंथ का हम रेशियो बना देंगे, ठीक है। तो इजीली ये क्वेश्चन जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पेपर, जिन्होंने लेमन बल्मर पास्कल सीरीज एटम चैप्टर से आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ सेम ट्रांजिशन सीरीज दी तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इजीली 1 मिनट में क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है और रफली हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर में डिफरेंस भी ज़्यादा है इसलिए हम इजीली आंसर को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, यानी मैग्नेटिज्म से। क्या क्वेश्चन में बोला कि फिगर है हमारे पास जिसके अंदर करंट कैरिंग कोयल है जिसका रेडियस है कितना r। तो हमें रेशियो बनाना है कि सेंटर पे और एक्सिस पे जिससे इसका डिस्टेंस r है, जैसे ये कोयल होगी इसके एक्सिस से जिसका डिस्टेंस r है उसका हमें रेशियो बताना है। तो सेंटर का हमें पता क्या होता है, μ0I/2r, 10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जिस एक्सिस के अराउंड हम जा रहे हैं उसके एक्सिस के अराउंड हो जाएगा μi² डिवाइडेड बाई 2r² प्लस r²। तो r की वैल्यू जो है वो तो सेम ही है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आता है बेटा इतना। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:2 इसमें, ठीक है। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप फार्मूला जानते हो एक्सिस के लिए तो कर पाओगे, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, इजीली 1 मिनट्स में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज 1 कितना है Q1, चार्ज सेकंड कितना है Q2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का कितना K, सेपरेशन एंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग जो है वो F0 है। अगर इन दोनों चार्जेस को उठा के मैं एयर में रख दूं तो सेपरेशन बिटवीन देम जो है वो कितना सेम फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो कितना डिस्टेंस रखा जाए। सिंपल बेटा, क्या करो, F0 का फार्मूला लिखो, क्या होता है 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² के, ये डिस्टेंस तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि इनके बीच डिस्टेंस कितना रखा जाए, ठीक है। तो अब इनका डिस्टेंस जो है वो d है, तो इसको d रखो। अगर हम एयर में आते हैं तो F हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 K
क्योंकि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें k है, इसमें वो सिर्फ यही है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय अब जो नया डिस्टेंस है वो अपने को निकालना है। तो इस सारे को सॉल्व करोगे तो ये कन्फर्म है कि रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में स्क्वायर तो आ ही रहा है, इसका मतलब उसमें रूट ही आएगा और कोई टर्म इसमें नहीं आ सकती। तो पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत भी नहीं है, इजीली हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, पढ़ो जरा एक बार। इसमें क्या बोला बेटा कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के पोर्शन में है, यानी दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। आगे कितना है, F1 है। नाउ द डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, करंट गेट्स डबल। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है μ0/4π, ये हो जाएगा 2I1I2 डिवाइडेड बाय R इंटू में L के, ठीक है। तो 2πr इसमें रहेगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बोथ करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट सोल्व होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 2 जा तो 2 हो गया 4, ठीक है, और नीचे से जो डिस्टेंस है वो हाफ है, तो वो ऊपर पहुँचेगा, तो इस मतलब इसकी वैल्यू 8 टाइम्स आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये आर्टिकल सब्जेक्टिव के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट। पढ़ो जरा क्वेश्चन को। इसमें कहा कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमें गिवन है, प्लेस किया गया यूनिफॉर्म टाइम में, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। फील्ड को डिक्रीज कर देते हैं 0.5 से, यानी ये dB है, ठीक है, और dB की वैल्यू बेटा नेगेटिव में है क्योंकि डिक्रीज है। 20/0.5 सेकेंड, देन इंड्यूस करंट इन द दिस टाइम के लिए कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड पूछा है, E इज इक्वल टू लगेगा d∅/dt से, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इसलिए माइनस साइन हट जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं BA, सारी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैराडे लॉ के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल इसमें बना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पोलराइजेशन पे। ये रिसेंटली हमने ऑनलाइन क्लास में भी किया है, पढ़ो बेटा जरा क्वेश्चन को। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला कि हमारे पास लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट इंसिडेंट होती है फ्रॉम एयर टू वाटर ब्रेवेस्टर लॉ के हिसाब से। तो ब्रेवेस्टर लॉ में हमने पढ़ा था आधा रिफ्लेक्शन होगा आधा रिफ्रैक्शन होगा, और जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच वो 90 डिग्री होगा, और जो ये एंगल बचता है थीटा भी वो 90 माइनस करके आ सकता है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमने ब्रेवेस्टर लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या बोला था, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको इन्होंने थीटा बी से दिखाया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से ट्रू है। पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। इससे बोला हमारे पास कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें गिवन है, आउटर रेडियस हमें गिवन है, यानी एक सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ वो इस तरह से शेप में है। रेजिस्टिविटी है मटेरियल की जो है इतनी, लेंथ इसकी इतनी है, रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन द टू एंड। सिंपल क्वेश्चन क्लास 10th के बेसिस पे, R इज इक्वल टू ρL डिवाइडेड बाय A, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं रो की वैल्यू पुट करने। रो की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, दे रखी है क्वेश्चन में 2.4 × 10⁻⁵। लेंथ दी है 3.14, ये इसलिए दी क्योंकि पाई की वैल्यू भी इतनी होती है, तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही सोल्व हो गया। यहाँ से 3.1 से पाई आराम से कट जाएगी। अब क्योंकि ये होलो है,
होलो है तो रेडियस का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। तो हमारा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस 16 माइनस 4 कर देंगे। मिलीमीटर है तो 10⁻³ का स्क्वायर हुआ, कितना आएगा -6 हो जाएगा। तो सारे कैंसिल होके सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आंसर आएगा बेटा 2 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 हमारा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर से, और इसमें हमें वेट के बेसिस पे कहा गया है। वह हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है, तो वेट तो वैसे भी m/g होता है, g बदलेगा तो ये बदलेगा ही। तो ग्रेविटेशन से सिंपल 1 मिनट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है बेटा 18 न्यूटन। इसका वेट हमें निकालना है जब हम इतनी हाइट पे आ गए। ये जो हाइट है वो हमारी ट्वाइस ऑफ द रेडियस है। अब ये हाइट कहाँ से है, अर्थ सरफेस से है, तो हमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। GH = g r/r+h। h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2r। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा g डिवाइड बाय कितना हुआ बेटा, g डिवाइड बाय 9 हो गया। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये है कितना, ये है 18। ठीक है, तो 18 के हिसाब से सारे फैक्टर में हम वैल्यू रखते हैं r/r+h में, होल स्क्वायर इसका हमने कर दिया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का। ठीक है, तो हमें यहाँ करंट निकालना है I4 और I5 कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम चाहें तो सिंपल स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सारा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट रेजिस्टेंस है, ये भी हमें सीरीज में इंक्लूड करना है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा हमारा 12 ओम। ठीक है, करंट सर्किट के अंदर निकालते हैं तो फार्मूला लगेगा बेटा V/R। तो ये कितना है, ये है 2 एम्पियर। अब इसमें से चेक करो किसको ऐड करके आप 2 एम्पियर ले सकते हो। तो फर्स्ट में ऐड करके 2 एम्पियर आ सकता है। ठीक है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में भी नहीं आएगा। तो हमारा ये 2 आंसर हो गए। अब इसमें से एक फाइनल करना है। तो आपको ये चीज़ बेसिक पता है क्या कि जब सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट उसमें कम होता है। ठीक है, यानी I5 की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी बेटा, I5 की वैल्यू कम मिलेगी। कम इसमें से देख लो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इतना भी हमने कर लिया तो भी हम आराम से उसको कर सकते हैं। और ब्रांच वाइज हम करंट चाहें तो ब्रांच वाइज भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट है टोटल जो हमारा इस पॉइंट तक रजिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हम काम करें, जैसे यहाँ 20 है ना I5 में, तो 20 उस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में जितना करंट है उससे ये वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 सेमीकंडक्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो जरा। क्वेश्चन में क्या बोला कि फोटो डायोड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करती है जब वो रिवर्स बायस में होती है। ठीक है, तो फोटो डायोड वैसे तो हमारी रिवर्स बायस में काम करती है, और जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तब वो ऑपरेट करती है। तो ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं, इंटेंसिटी का कनेक्शन है। फॉरवर्ड बायस के अंदर ज़्यादा करंट होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस। ये तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेटमेंट है। फॉरवर्ड बायस में करंट सपोर्ट होता है और रिवर्स बायस में करंट अपोज होता है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है इसके लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड मैकेनिक्स से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है यहाँ। ठीक है, चलो पढ़ो जरा क्वेश्चन को। क्या दिया, क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास एक फोर्स है, कितने का, 250 न्यूटन का। यंग मॉडुलस उसका दिया है, एरिया दिया है, हमें एक्सटेंशन इन द वायर निकालनी है। तो हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ, ऊपर चला जाएगा वो। तो यहाँ से हम किसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन इन द वायर यानी डेल्टा एल। ठीक है, और फोर्स भी हमें दे रखा है, सब कुछ दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हम रख के, और जो एक्सटेंशन है फोर्स के लिए kx की, वो एक्सटेंशन चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा। चलो ये है बेटा यूनिट डायमेंशन के बेसिस पे यूनिट को मैच करना है आपस में। ठीक है, तो यूनिट को मैच करने के लिए हम चलते हैं जरा, थोड़ा सा हमें डेप्थ में घुसना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा सिंपल ही है। 1-2 अगर हमने मैच कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा।
सबसे पहले तो इसमें आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, और वैसे इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल सेकंड। जूल किसकी यूनिट होती है बेटा? एनर्जी की। तो ये आएगा m1 L2 और T जो है वो -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे किस में है? ये हमारे हैं Q ऑप्शन में है, सॉरी इसमें T-3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी माइनस में होता है, तो ये हमारा Q के साथ मैच कर रहा है। तो A हमारा किसके साथ मैच कर रहा है? Q के साथ। एक मैच कर लो, सारा काम हो गया। इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर है, क्योंकि A Q में किसी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एक डायमेंशन नहीं पता तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। इसी तरह वर्क फंक्शन का, मोमेंटम का हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये आ जाएगा m1 L1T-1, यानी इसका P है। तो इसका P सिर्फ इसमें है, लेकिन इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं, तो इसलिए हम 2 को वेरीफाई कर लें या 3 को वेरीफाई कर लें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्वेश्चन क्या बोला कि हमारे पास प्रोपेगेशन फैक्टर जो है वो k है, k। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, एंगुलर मोमेंटम जो है, तो इसकी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हमें B पता है, तो अगर हम K क्रॉस E कर दें तो उससे क्या आ जाएगा? उससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्योंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और वैसे अगर हम फार्मूला करें तो CE/B से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ये है कम्युनिकेशन सिस्टम से AM मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन है। पढ़ो ज़रा एक बार। 20 हो गए, 5 हो गए। इसमें एक सिग्नल है जो स्क्वायर शेप का है, सुपर इम्पोज किया, जिसमें YC जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस फैक्टर का बताना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिंपल होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो है स्क्वायर शेप का वो हम फिगर से देख पा रहे हैं कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 है कैरियर वेव का। ठीक है, और जो कैरियर वेव है उसका 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 1:2 इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। ये है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूले की नॉलेज हो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, हम इसको कर सकते हैं। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में कि हमारे पास टेम्परेचर है गैस का, जो हमने इंक्रीज कर दिया कितने से? माइनस इतने से प्लस की तरफ, तो हमारा टेम्परेचर इस केस में बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी RMS वेलोसिटी डबल होगी। अब इस टेम्परेचर को हमें किस में लाना पड़ेगा? केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में जो भी काम होता है वो सारा केल्विन स्केल पे काम होता है। तो इसमें अगर हम 273 ऐड कर दें और इसमें हम 273 ऐड कर दें तो ये टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 200 और ये टेम्परेचर हो जाएगा 800 केल्विन में। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये रेशियो 1:2 आ रहा है। इसका मतलब ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि ये डबल ही होगी। ठीक है, अगले में क्या बोला कि प्रोडक्ट करते हैं किसका? प्रेशर का, और दूसरा किसका? वॉल्यूम का। तो वो हमें ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें दे देगा आइडियल गैस की, लेकिन नहीं, ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगती है साथ में, तो 3/2 PV के बराबर होता है। तो ये बात इसकी गलत है। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ इसमें पूछी गई है, रेशियो पूछा गया है। तो LCR सर्किट से AC सर्किट से हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, क्योंकि 2 फार्मूले कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर उसमें रखना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है क्या? क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/R √L/C के बराबर। R पता है कितना है? 5 है, तो 1/5 हो गया। दोनों रूट में रख दिए तो ये दोनों रूट में रख दिए तो ये आ गया बेटा कितना? 200। उसके बाद बैंडविड्थ ओमेगा, डेल्टा ओमेगा जो होता है ये होता है R/L, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, 25 को 200 से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 8:1, यानी 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो AC सर्किट से बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
23 में हमारा रेडियो एक्टिव डीके पे क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर है किससे, न्यूक्लियर से। ठीक है, न्यूक्लियर से क्वेश्चन है, एक एटम का क्वेश्चन ऊपर दिया था, एक न्यूक्लियर का नीचे दे रखा है। क्या क्या हुआ ये कि बेटा पहले हुई अल्फा डीके, फिर हुई बीटा नेगेटिव, फिर अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। गामा से तो मास नंबर और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं। 2 अल्फा निकले हैं, इसका मतलब 4 एक में चेंज होता है तो 2, मास नंबर 8 से चेंज होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 4 से चेंज होगा। एक बीटा प्लस है, एक बीटा माइनस है, इसका मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मास नंबर हम 8 से कम कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा हमारा 218 माइनस 8, कितना हुआ, ये हुआ बेटा 210। और एटॉमिक नंबर हमने 4 से माइनस कर देना तो 80, तो ये हमारा किस में जा रहा है, 210 और 80 सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन अल्फा बीटा डेल्टा गामा डीके के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मल कैपेसिटी से या थर्मोडायनेमिक्स से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। यहाँ अगर बच्चे को अच्छे से फार्मूले की नॉलेज हो, कंसेप्ट की नॉलेज हो तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। एक लिक्विड है 1 ग्राम का, कन्वर्ट किया वेपर में, जिसका प्रेशर ये दे रखा है, 10% हीट जो है वो उसको एक्सपेंडेशन में खर्च होगी। ठीक है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q है उसकी 10% कर ली हमने। ठीक है, वो 10% चेंज इन वॉल्यूम यानी P इंटू डेल्टा वी, P पता है, डेल्टा वी भी पता है, तो सारा मैंने फैक्टर रख दिया, यहाँ से Q आ गया। ठीक है, इस Q का हमने 90% यूटिलाइज करना है, बाकी तो लगेगा ना हमारा इंटरनल है, तो 90% कितना होता है बेटा 0.9 ही, उसको मैंने Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4320। ठीक है, तो थोड़ा सा परसेंटेज की नॉलेज और थोड़ा सा हमें इस कंसेप्ट का पता हो तो ये काम हो सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स से था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कंसेप्ट को समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़ो जरा क्वेश्चन से, चूज द ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से क्या क्या ठीक है क्या नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन हो सकता है वेव थ्योरी से, हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन के ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन के ऊपर तब डिपेंड करता है जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो यहाँ ये इसके ऊपर कम डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, एक ग्राफ हमने किया था इंटेंसिटी और करंट के बीच में, तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई, तो सिर्फ हमारा कौन सा ठीक है बेटा, थर्ड का सी ठीक है इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। इसमें बोला कि हमारे पास एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, आपस में परपेंडिकुलर। वेक्टर चैप्टर से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। और एक बात और बोली कि अगर हम 2a माइनस 3 भी करते हैं तो हमारा -4 आएगा, और a और x का रेशियो ये है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी a और b की, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 0। ठीक है, 0 होगी तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट से हमें a और b के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, a और b की एक फार्मूला हमारे पास है, उससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a और b को यहाँ रख दे तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मैथमेटिक्स में भी कवर होता है और यहाँ भी कवर होता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा टोटल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे कि शिफ्ट 2 का पेपर 24 जुलाई का, ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज आपकी आती रहेगी जिसमें फिजिक्स जो है वो हर पार्ट में आपको सोल्व मिलती रहेगी। तो आज के लिए बेटा इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।